जी हां दोस्तों, आखिर मोदी सरकार की नई पॉलिसी किन लोगों को देश से निकालेगी बाहर और क्यों मचा है इतना कोहराम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, हर चुनाव में घुसपैठिए का जिक्र कर करके क्या बहुसंख्यकों के दिलो दिमाग पर मुसलमानों के एक हिस्से को घुसपैठिए साबित करके उनको देश से बाहर निकालने के का एक इल्यूजन, एक भ्रम बना करके वोट लेने की कोशिश रहती है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में मोदी सरकार ने कौन सी नई पॉलिसी बनाई है? दरअसल मोदी सरकार ने अब नई डिपोर्टेशन पॉलिसी तैयार की है अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए। अवैध किसी भी देश के हों, बांग्लादेशी, म्यांमारी नागरिकों को खास जिक्र है। अब दोस्तों यहीं पर आप रुक जाइए और देखिए, मोदी सरकार ने नई डिपोर्टेशन पॉलिसी तैयार की है अवैध प्रवासियों को निकालने के लिए। अवैध प्रवासियों को, जिसमें कौन होंगे? बांग्लादेशी होंगे, म्यांमार के लोग होंगे, यहां वहां के कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। तो जब अवैध प्रवासियों के लिए पॉलिसी तैयार किए हैं तो सबके लिए क्यों नहीं? इसीलिए तो सीए का विरोध हो रहा था, क्योंकि हमारे देश में संविधान यह कहता है कि धर्म के आधार पर किसी को आप नागरिकता नहीं दे सकते हैं, कानून नहीं बना सकते हैं। आप देने को कुछ भी दे दीजिए किसी को। मगर मोदी और शाह की सरकार ने भ्रम के खूबसूरत लिबास में लपेट कर इसको ऐसे पेश किया कि उनका दरबारी मीडिया चीख चीख कर चिल्ला कर कहने लगा कि साहब, उपदबे कुचले हिंदुओं को अगर नागरिकता मिल जाएगी तो आपको क्या दिक्कत है। दरअसल इससे बड़ी थेथराई और कुछ नहीं हो सकती है। और खास तौर पर ऐसे लोग जो खुद को पढ़े लिखों की श्रेणी में शामिल करते हैं, उन अंध गोबर भक्तों को यह समझना चाहिए कि दरअसल मसला है क्या। अवैध प्रवासियों के लिए पॉलिसी, मगर उसमें जिक्र बांग्लादेशी, म्यांमार के लोगों का, मतलब सीधे सीधे मुसलमानों का। अब दोस्तों, नई पॉलिसी के अनुसार अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है तो यह काफी नहीं है। नागरिकता साबित करने के लिए दूसरे दस्तावेज नहीं दे पाए तो देश से निकाले जा सकते हैं आप। कम से कम सरकार ने तो यही मंशा जताई है। ठीक उस तरह जिस तरीके से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अवैध प्रवासियों को बीजेपी शासित राज्यों ने देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? क्या बांग्लादेश और म्यांमार भारत से निकाले गए लोगों को स्वीकार करेगा? असम एनआरसी में पहचाने गए 19 लाख लोगों को 7 साल में देश से बाहर नहीं निकाल पाई सरकार। यही मोदी की सरकार, यही हिमंता बिस्व शर्मा नहीं निकाल सके। और बात करेंगे मियां मुसलमान घुसपैठिए। अब इन गंवार भाइयों को कोई तो समझाए जा करके कि दरअसल सत्य है क्या। सत्य और थथरई के बीच में किस तरीके की बारीक लाइन नहीं, मोटी लाइन कैसी है, उनके मोटे दिमागों की तरह। इन सवालों के जवाब से पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि आखिर सरकार की आखिरी नई डिपोर्टेशन पॉलिसी है क्या। दरअसल केंद्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी, म्यांमार के नागरिकों को जल्द से जल्द भारत से वापस भेजने के लिए एक नई और सख्त नीति बना ली है। तो किन लोगों को भेजेगी? मुस्लिमों को, क्योंकि हिंदुओं को किसी भी देश से, इन सब देशों से हो, मुस्लिम बहुल देश हैं, उनके पास कोई भी कागज ना हो, उन सबको तो बाहें फैला करके नागरिकता दे रही है। अब वो चोर हो, उचक्के हो, आतंकी हो, या आतंकी बन करके कोई मुस्लिम ही आकर के कोई आतंकी गतिविधि क्यों ना करे। वो हिंदू बन करके आया और कहा कि मैं साहब, मैं शरणार्थी हूं। मोदी शनारे, आइए भाई, आइए। ये स्थिति इस देश के, मुल्कों का, देशों का बेड़ा गर्क ऐसे ही नहीं होता है। जिस समाज में, बार बार कहता हूं, जिस समाज में न्याय और इंसाफ नहीं हो सकता, उस समाज से आतंकवाद रहती दुनिया तक खत्म नहीं हो सकता है। और इस धरती का वसूल है दोस्तों ये। दोस्तों, द हिंदू ने रिपोर्ट दी है, इस नीति के तहत हर राज्य के जिलों में एक खास टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये इन अवैध प्रवासियों को ढूंढेगी, उनकी पहचान करेगी, उन्हें वापस भेजेगी। अवैध प्रवासियों को रखने के लिए सेंटर बनाया जाएगा। हर महीने विदेशियों के बारे में रिपोर्ट भेजनी होगी, कौन गायब है, वीजा खत्म होने के बाद कौन रुका है। दरअसल ये नीति गृह मंत्रालय ने बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार इस नीति में कहा गया कि अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए हर राज्य में होल्डिंग सेंटर होंगे, कैंप बनेंगे। इन कैंपों के चारों ओर 10 फीट ऊंची दीवार होगी जिस पर कांटेदार तार होंगे। कैंप से बाहर जाने के लिए, रोकने के लिए इसे लगाया जाएगा। विजेता सिंह
दरअसल एक लेख लिखने वाले हैं जिन्होंने द हिंदू में लिखी अपनी रिपोर्ट में कहा कि हर जिले में इस कैंप को बनाया जाएगा। क्या तैयारी है सरकार की और किस किस्म की मंशा है? अगर सरकारी जमीन ना मिले तो निजी इमारत गिरा करके ली जा सकती है, जमीन के बारे में कहा गया। रिपोर्ट के अनुसार कैंप में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगहें होंगी। परिवार को अलग नहीं किया जाएगा, पूरे परिवार को एक साथ रखा जाएगा। कैंप में रसोई गैस कनेक्शन, आग से बचाव की व्यवस्था, 24 घंटे सुरक्षा, रोशनी, पर्याप्त जगह, सब कुछ होगी जो जरूरी चीजें होती हैं। बेसिक मोबाइल फोन रखने की इजाजत, लैंडलाइन फोन भी होंगे। बच्चों के लिए क्रैच के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था, महिलाओं के लिए नर्सिंग, मदर्स, ट्रांसजेंडर बच्चों को का खास मतलब सारी सुविधाएं जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि इस पर सवाल न उठे। अब दोस्तों, अवैध प्रवासियों ने अगर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड बनवा लिया है तो उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये दस्तावेज रद्द कर दिए जाएंगे। व्यक्ति को सरकार के रिकॉर्ड में ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल यानी कि FIP नाम का नया पोर्टल शुरू किया है। इसमें अवैध प्रवासियों के फिंगरप्रिंट्स, फोटो और बाकी डिटेल्स भरी जाएंगी। अगर कोई बांग्लादेशी या म्यांमार का नागरिक तो सरकार कह रही है, अगर कोई बांग्लादेशी या म्यांमार का मुसलमान अगर भारत की जमीन या समुद्री बॉर्डर पर पकड़ा गया तो बॉर्डर फोर्स तुरंत उन्हें वापस भेजेगी, लेकिन पहले उनकी बायोमेट्रिक डिटेल ली जाएगी। अगर कोई गलती से बॉर्डर पार कर गया, पूछताछ होगी। निर्दोष पाए जाने पर पड़ोसी देश की फोर्स को सौंप दिया जाएगा। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद गृह मंत्रालय ने पूरे देश की पुलिस को निर्देश दिए थे कि जाली दस्तावेजों पर रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ो। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमला और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह अभियान और तेज हुआ। कुछ मामलों में अवैध बांग्लादेशियों को भारतीय वायुसेना के प्लेन से ले जाकर जमीन बॉर्डर से वापस भेजा गया। इस दौरान अलग अलग समय पर पश्चिम बंगाल के 7 लोगों को विदेशी बताकर गलती से बांग्लादेश भेज दिया गया। अपने ही धरती के जमीन के देश के लोगों को भी बांग्लादेश जाकर के भेज आई थी ये सरकार, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा। बहरहाल ये पूरी नीति फरवरी 2026 में राज्यों को भेज दी गई थी। पुरानी गाइडलाइंस को दोहराया गया। एक अलग अध्याय बांग्लादेशी म्यांमार के अवैध नागरिकों के लिए बनाया गया है। असम में चूंकि बांग्लादेशी और म्यांमार वालों के लिए क्यों? क्योंकि दोस्तों, असम हो गया, ये पूरा बेल्ट बांग्लादेश या बंगाल हो गया, जहां भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर बंगाल में तिलमिला रही है सत्ता में आने के लिए। घुसपैठियों से खूबसूरत और बड़ा मुद्दा क्या मिल सकता है? इसलिए एक अलग अध्याय बांग्लादेशी म्यांमार के अवैध नागरिकों के लिए बनाया गया। असम में विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए लोगों पर भी यही नियम लागू होगा। तो फिर वो 19 लाख जो जिनका नाम आया उसमें जो पकड़े गए, क्यों 7 साल से उसे बाहर नहीं कर सके? क्योंकि उसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, मुसलमानों की तादाद कम है और इसीलिए शायद SIR भी नहीं कराया आपने। अब दोस्तों, गिरफ्तार विदेशियों की राष्ट्रीयता की जांच तुरंत शुरू करनी होगी ताकि कोर्ट की कार्रवाई खत्म होते तुरंत वापस भेजने के प्रावधान हो और दोबारा भारत में आने से रोका जाए। तो दोस्तों, कुछ इस किस्म के प्रावधान। असम में 2019 में जिस NRC का मैं जिक्र कर रहा था, अंतिम सूची जारी की गई थी। 3.2 करोड़ लोगों में से, यानी कि 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोगों के नाम नहीं थे और बीजेपी ने कहा था कि असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जब ये सूची आई, बड़ी संख्या में हिंदू शामिल थे जिनके पास ये साबित करने के लिए दस्तावेज थे ही नहीं कि भारतीय हैं। 7 साल गुजर चुके, 19 लाख से ज्यादा को बाहर नहीं निकाल पाई। यही मोदी सरकार, यही गृह मंत्री अमित शाह और वही बदजुबान हेमंता बिस्व शर्मा बाबू जो इत्तेफाक से मुख्यमंत्री भी हैं। अब दोस्तों, क्या कारण बताया जा रहा है कि नहीं कर सके कि NRC से बाहर हुए लोगों को फोरेंसिक ट्रिब्यूनल में अपील करने का मौका मिलता है। ये एक अदालत जैसी व्यवस्था है। ज्यादातर लोग अभी अपील में फंसे हैं। तो फिर ज्यादातर लोग जब अपील में फंसे हैं और आप नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपको चुनावी फायदा लेना, क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं, तो फिर बंगाल के अंदर जिन लोगों के नाम कटे हैं, एक बड़ी तादाद, और उसमें से एक बड़ी तादाद ने अपील कर रखा है ट्रिब्यूनल में, तो जिन लोगों की अपीलें लंबित हैं उनको चुनाव आयोग वोट करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा है? यहां तो फंस गई बीजेपी। लेकिन यही है इनकी थिथरी। दोस्तों, ट्रिब्यूनल में फैसला आने के बाद डिपोटेशन होता है, ये कहा जा रहा है।
इस बीच असम सरकार ने 2024 में कहा कि गैर मुसलमानों के खिलाफ फॉरेनर केस वापस लिए जाएंगे। अब जब सरकार ही दोहरा मापदंड रवैया अपनाने लग जाए, जब केंद्र की सरकार ये कहे कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या उधर जो मुस्लिम देश हैं वहां के जो हिंदू भाई हैं वो कोई भी हो, कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, उसमें कोई पेपर उनके पास हो ना हो, चोर हो, उचक्के हो, बलात्कारी हो, आतंकी हो, कोई मतलब नहीं उससे, बस हिंदू होना चाहिए। वो अगर आए हैं तो हम उनको बाएं फैला करके स्वागत करेंगे और उनको नागरिकता देंगे। लेकिन अगर इन्हीं देशों से अगर कोई मुस्लिम यहां पर आ गया है और उसकी जांच पड़ताल में कुछ भी हो, कैसा भी हो, नेक शरीफ भी क्यों ना हो, तो फिर वो तो देश का दुश्मन है, गद्दार है, वो उसे नहीं रुकने देंगे। दरअसल बड़ी चालाकी के साथ में सीए को लाया जा रहा है और इन्हीं अमित शाह ने संसद के भीतर कहा था कि साहब पहले सीए आएगा फिर एनआरसी, क्रोनोलॉजी बात समझाई थी पूरी, इसीलिए तो विरोध हो रहा था। सीए का विरोध इस बात पर कभी हुआ ही नहीं कि आप हिंदू समाज के लोगों को या गैर मुस्लिमों को, जिसमें हिंदू, जैन, सिख सबको शामिल किया था, इनको नागरिकता क्यों, नागरिकता देने से हमें क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जानबूझ करके धर्म के आधार पर एक समुदाय को आप छांट रहे हो जो कि संविधान विरोधी है, और फिर आपने जो क्रोनोलॉजी समझाई थी इसलिए सीए के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसका दमन कैसे किया गया, उनको किस तरीके से आतंकी और विद्रोही बता करके पोस्टर लगवाए गए, ठीक वैसे ही जैसे नोएडा में मजदूरों का कनेक्शन विदेशी आतंकवादी और किन किन लोगों से जोड़ा गया हो, कुछ व्हाट्सएप की चैट के आधार पर ये भोंपू गटर पुलिस भी मीडिया को देकर के चिल्लाने लगे कि ये तो मिर्चियां लेकर के आ रहे थे कि प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस रोकेगी तो मिर्ची डाल देंगे आंखों में। और ये आधार है सबसे बड़ा कि सब विदेशी हथकंडे की वजह से किया जा रहा है। जब देश ऐसे गंवारों के हाथ में आ जाए, जब देश ऐसी व्यवस्था से जूझने लग जाए, तो फिर इंतजार कीजिए कि रसातल में कब तक जाते हैं आप। अपनी राय लिखें।